लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन की बुक का भारतीय इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास का भाग, जिसमें हमारा 17वां चैप्टर चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें अब तक हमने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के कुछ राष्ट्रीय संगठन, कांग्रेस के सभी अधिवेशन और उसके पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम 2 चरण, जिसमें उदारवादी चरण को कंप्लीट कर लिया। उग्रवादी चरण के हमने काफ़ी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। इसी चैप्टर को आज आगे कंटिन्यू करते हुए इसी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ और घटनाओं के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले शुरू करेंगे मार्ले मिंटो अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 ईस्वी के सुधारों का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना व राष्ट्रवाद का दमन करना था। 1909 ईस्वी के सुधारों का लक्ष्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना नहीं था। मार्ल ने स्वयं कहा कि यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो, तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हूँ। मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, जिसने भारत में सांप्रदायिकता और भावी विभाजन के बीज बो दिए। लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को एक पत्र में पृथक निर्वाचन के बारे में लिखा कि हम नागदंत बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। दिल्ली दरबार 1911, यह तीसरा दिल्ली दरबार था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए। उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे। इनके स्वागत के लिए बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई 1911 ईस्वी में, जिसके वास्तुकार जॉर्ज विंसेंट थे, जिसका निर्माण पूरा हुआ था 1924 ईस्वी में। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना पारस्परिक होगा कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश हुकूमत की अंतिम सैन्य टुकड़ी ने गेटवे ऑफ इंडिया से प्रस्थान किया था। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की अनुमति दी गई। इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नई दिल्ली की नगर योजना सर एडवर्ड लुटियन व सर एडवर्ड बेकर ने बनाई। राष्ट्रपति भवन व संसद भवन की योजना भी इन्होंने ही बनाई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के मध्य हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में हम भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने ब्रिटेन का साथ दिया। उदारवादियों ने इस आशा में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया कि उनके सहयोग के बदले उनकी स्वशासन की मांग को पूरा किया जाएगा। भारत ने 100 करोड़ पौंड युद्ध में सहायता के लिए दिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो लोगों से अपील की कि वे साम्राज्य की नागरिकता का भार अपने ऊपर ले और उसकी रक्षा हेतु युद्ध करें। गांधी जी ने तिलक के साथ संपूर्ण देश का दौरा कर युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कारण गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। युद्ध के दौरान गांधी जी की मदद के बदले सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। मुस्लिम लीग का सरकार से मोह भंग हो गया तथा लीग कांग्रेस के नजदीक आने लगी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण। उदारवादियों ने ताज में निष्ठा रखी व पूर्ण समर्थन दिया। उग्रवादियों ने समर्थन किया। इसका विश्वास था कि उनको स्वशासन मिलेगा और
क्रांतिकारी अवसर का उपयोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में किया था। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी। कनाडा सरकार ने ऐसा अप्रवासी कानून बनाया जिसके तहत वही भारतीय कनाडा में प्रवेश पा सकते थे जो सीधे भारत से आए हो। उन दिनों भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई रास्ता नहीं था। नवंबर 1913 ईस्वी में कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे 35 भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इससे उत्साहित होकर सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति बाबा गुरुदत्त सिंह ने कनाडा सरकार की कंटिन्यूअस जर्नी क्लास की शर्त को पूरा करने के लिए कामागाटो मारू नाम का एक जापानी जहाज सिंगापुर में किराए पर लिया। बाबा अपने साथ 351 पंजाबी सिखों और 21 मुस्लिमों के साथ कुल 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर की यात्रा की। जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पहले ही कनाडा सरकार ने रोक लगा दी। कनाडा सरकार ने यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया व उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। यात्रियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सौर कमेटी तटीय कमेटी गठित की। बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक तथा हुसैन रहीम की अध्यक्षता में। अमेरिका में भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह के नेतृत्व में यात्रियों के पक्ष में आंदोलन चलाया गया, परंतु अंततः कामागाटो मारू को कनाडा की जल सीमा से बाहर होना पड़ा। इसके याकोहामा जापान पहुंचने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता आने का आदेश दिया। 27 सितंबर 1914 को जहाज के बजबज पहुंचने पर कुर्द यात्रियों और पुलिस के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मारे गए, 202 को जेल पहुंचा दिया गया, शेष भाग गए। 2014 ईस्वी में भारत सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। तोसामारू प्रकरण 1914 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्रांति का बिगुल बजाने के उद्देश्य से गदर पार्टी के कुछ सदस्य तोसामारू जहाज से स्वदेश लौट रहे थे। रास्ते में यह जहाज सिंगापुर में रुका। वहीं पर गदर पार्टी के क्रांतिकारी भाई परमानंद के देशप्रेमी ओजपूर्ण भाषण के कारण क्रांति की भावना जागृत हुई और सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों डूंडे खां और जमादार चिश्ती खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में आंदोलन के नाम होम रूल की धूम रही, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया। इसका उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करने के उद्देश्य से एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। 1907 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। 1914 में उन्होंने अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाया और आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर स्वशासन की मांग के लिए आंदोलन चलाने की योजना बनाई। एनी बेसेंट ने 1914 में मद्रास स्टैंडर्ड को खरीद कर यह नाम दिया था। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया। जून 1914 ईस्वी में तिलक 6 वर्ष के कारावास के बाद मांडले जेल से भारत आए तथा एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल की योजना एनी बेसेंट ने बनाई। इसकी प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से मिली। आयरिश आंदोलन के प्रणेता रेडमांड थे। होम रूल लीग बनाकर सरकार पर स्वराज के लिए दबाव डालना था। तिलक की होम रूल और एनी बेसेंट की होम रूल। तिलक की होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में हुई थी। इसका मुख्यालय पूना में रखा गया। वहीं एनी बेसेंट के होम रूल की स्थापना 3 सितंबर 1916 को मद्रास में हुई थी। यह अखिल भारतीय होम रूल लीग थी। तिलक के होम रूल के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इसके सचिव एनसी केलकर थे। वहीं एनी बेसेंट के होम रूल के सचिव जो थे जॉर्ज अरुंडेल थे।
और अन्य नेता सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया और जवाहर थे। अन्य नेता और जीएस खारपड़े, बीएस मुंजे, बी चक्रवर्ती बी चक्रवर्ती और आरपी करंदीकर और जे बनर्जी, भूलाभाई देसाई थे। तिलक की होम रूल का जो विस्तार है यह महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में था। वहीं जो एनी बेसेंट की जो होम रूल थी इसका विस्तार तिलक की होम रूल के लीग के अलावा जो अन्य शेष जो भारत था वैसा संपूर्ण भारत एनी बेसेंट की होम रूल का विस्तार क्षेत्र था। एनी बेसेंट की होम रूल की कुल शाखाएं 250 थी। विस्तार इसका तिलक की होम रूल लीग के अलावा शेष भारत में। तिलक की होम रूल जो जिसका विस्तार महाराष्ट्र में था, बंबई को छोड़कर, इसके अलावा मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक में था। तिलक की लीग 6 शाखाओं में विभाजित थी। अक्टूबर 1917 में लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसके उपाध्यक्ष जेटी सदरलैंड बनाए गए। जनवरी 1918 में इस लीग का मासिक मुखपत्र यंग इंडिया शुरू किया गया। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज से जोड़ दिया। तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग लीग बनाने पर एनी बेसेंट ने कहा कि उनके यानी कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते थे और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद थे, लेकिन मेरे उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। तिलक ने होम रूल आंदोलन का उद्देश्य अपने शब्दों में ऐसे बताया: भारत उस बेटे की तरह है जो जब जवान हो चुका है, समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अब अपना हक लेना ही होगा, उन्हें इसका पूरा अधिकार होगा। तिलक ने छुआछूत का विरोध किया और कहा कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। होम रूल की मांग पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। तिलक ने अंग्रेजों के विरोध का कारण धर्म नहीं बताया, बल्कि कहा कि वे भारतीय जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तिलक ने जाति प्रथा का विरोध किया। होम रूल की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन यह बम्बई, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों व उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सर्वाधिक सक्रिय थी। होम रूल आंदोलन के दौरान राजनीतिक बहस चलाने पर विशेष ध्यान दिया गया। 1916 में सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया। तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुकदमा लड़ा गया। हाईकोर्ट ने तिलक को बरी कर दिया। इस पर गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी की बहुत बड़ी जीत है। तिलक की लीग का काम एनी बेसेंट की लीग की तुलना में ज्यादा संगठित था। तिलक की लीग की संख्या अप्रैल 1917 में 14,000 थी, जबकि एनी बेसेंट की लीग की संख्या मार्च 1917 तक 7,000 थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में दोनों लोगों की संयुक्त बैठक हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग का सदस्य बनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनता के बीच भाषण देकर और पर्चे बांटकर होम रूल आंदोलन का समर्थन किया था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचने के लिए तिलक के समर्थकों ने एक ट्रेन ही आरक्षित कर ली, जिसे कुछ ने कांग्रेस स्पेशल तथा कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। जून 1917 में मद्रास सरकार ने होम रूल के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर एनी बेसेंट, बीपी वाडिया व जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट को ऊटी ऊटमकांड में नजरबंद किया। सर एस सुब्रह्मण्यम अय्यर ने सरकारी उपाधि नाइटहुड त्याग दी। वे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अब तक होम रूल आंदोलन अब तक होम रूल आंदोलन से अलग रहे नरमपंथी नेताओं मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जैसे तमाम नेताओं ने होम रूल की सदस्यता ले ली और एनी बेसेंट की गिरफ्तारी का विरोध किया। इस प्रकार सरकारी दमन ने आंदोलन को और बढ़ावा दिया। मोंटेग्यू ने लिखा कि शिव ने अपनी पत्नी को 52 टुकड़ों में काटा। भारत सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ।
सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया तथा तिलक के सुझाव पर एनी बेसेंट ने दिसंबर 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और कहा कि भारत अब अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए पैरों पर खड़ा है। कॉमनवेल्थ अखबार में एनी बेसेंट ने होम रूल की व्याख्या की। एनी बेसेंट ने कहा कि मैं एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोए हुए भारत को जगाना है। 1918 में होम रूल आंदोलन के कमजोर पड़ने के प्रमुख कारण एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के बाद नरमपंथी इस आंदोलन में शामिल हुए तो एनी बेसेंट की रिहाई के बाद निष्क्रिय हो गए। 1918 में सुधारवादी योजनाओं से राष्ट्रवादी खेमों में एक और दरार पड़ गई। तिलक का मुकदमे के सिलसिले में लंदन चले जाना वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध अतः आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। इस होम रूल की उपलब्धियां भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए जो आने वाले वर्षों में गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आधार बने। इसने गांव व शहरों में संपर्क स्थापित किया, राष्ट्रीयता का माहौल बनाया। एंग्लो इंडियंस, बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिणी भारत की गैर ब्राह्मण जातियां होम रूल आंदोलन से दूर रही क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल द्वारा हिंदुओं, मुख्यतः उच्च जातियों का शासन स्थापित होगा। होम रूल लीग से प्रभावित अन्य लोग सत्यमूर्ति मद्रास से, उमर सोमनी जमुना दास, द्वारका दास बम्बई से, शंकर दयाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक तीनों ने बम्बई से यंग इंडिया अखबार निकाला था। महत्वपूर्ण तथ्य होम रूल आंदोलन के माध्यम से पहली बार स्वशासन की मांग की गई। असहयोग आंदोलन के तहत पहली बार स्वराज की मांग की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत स्वतंत्रता की मांग की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट मई 1917 ईस्वी। मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट मई 1917 ईस्वी। इसमें भारत सरकार की आलोचना की गई तथा प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया इराक में भारतीय सेना के पराजय के लिए भारत सचिव चैम्बरलिन के नियंत्रण वाली भारत सरकार को जिम्मेदार माना गया। अतः चैम्बरलिन को इस्तीफा देना पड़ा। उसकी जगह मोंटेग्यू को भारतीय सचिव नियुक्त किया गया। मोंटेग्यू घोषणा 1917 ईस्वी। 1917 में कांग्रेस व लीग द्वारा भारत में सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की गई। अतः भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने एडविन मोंटेग्यू को भारत सचिव बनाया। मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत के उत्तरदायी सरकार का कार्मिक रूप से विकास करने के लिए भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में आधिकारिक रूप से संबद्ध किया जाए। इसमें यह बात भी थी कि स्वशासन की स्थापना तभी होगी जब उचित समय आएगा और समय आया है या नहीं इसका फैसला अंग्रेजी हुकूमत करेगी। मोंटेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया। तिलक ने 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद, निराशाजनक तथा बिना सूरज का सवेरा कहा। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में इसको अपर्याप्त बताया गया। मोंटेग्यू घोषणा व जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1918 में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन बनाया। तेज बहादुर सप्रू तथा वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री भी इसमें शामिल हो गए। इस प्रकार 1918 में कांग्रेस में दूसरा अविभाजन हो गया। क्रांतिकारी गतिविधियां उदारवादियों के कार्य प्रणाली से निराश भारतीय युवकों के एक वर्ग ने हिंसा का मार्ग चुना। वे रूसी निहिलिस्टों तथा आयरिश क्रांतिकारियों के सिद्धांत पर चलकर ब्रिटिश शासकों के मन में दहशत फैलाना चाहते थे। इनका प्रमुख आदर्श वाक्य तिलक द्वारा दिया गया वह यह नारा था, अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सर्वप्रथम केंद्र महाराष्ट्र था। 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट में
महाराष्ट्र के पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मणों को भारत में क्रांतिकारी घटना शुरू करने का श्रेय दिया गया। ये शिवाजी तथा साहू के पेशवाओं के वंशज थे। क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रमुख केंद्र बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र थे। 22 जून 1897 ईस्वी रेड व एस्ट्स की हत्या। यह यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। यह भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत थी। यह हत्या चित्पावन ब्राह्मण दामोदर व बालकृष्ण, जिन्हें प्राय चापेकर बंधु कहा जाता है, के द्वारा की गई थी। 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग पड़ा। प्लेग समिति के प्रधान रेंड ने घर घर जाकर जांच की व अमानवीय व्यवहार किया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र में लिखा कि आजकल नगर में राज कर रही प्लेग अपने मानवीय रूपांतरों से दयालु है। चापेकर बंधुओं ने रेड व एरस्ट की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं को पकड़कर फांसी दे दी गई। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाने में द्रविड़ बंधुओं गणेश शंकर व रामचंद्र द्रविड़ की भूमिका के कारण व्यायाम मंडल के सदस्यों ने इनकी हत्या कर दी। व्यायाम मंडल के इन सदस्यों वासुदेव चापेकर व विनायक रानेडा को बाद में मृत्युदंड और आजीवन कारावास दिया गया था। 20,000 रुपए के इनाम के लालच में द्रविड़ बंधुओं व्यायाम व्यायाम मंडल के ही सदस्य थे। व्यायाम मंडल के सदस्य ने चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाया। तिलक को प्रेरणा स्रोत माना गया, जिसके कारण तिलक को 18 मास का कारावास दिया गया। तिलक ने केसरी में शिवाजी द्वारा अफजल की हत्या को उचित ठहराया था। तिलक ने केसरी में लिखा कि श्री कृष्ण का गीता में यह उपदेश है कि अपने गुरुजनों तथा बंधुओं को की भी हत्या कर दो। यदि कोई व्यक्ति कर्म फल की इच्छा के बिना अथवा कर्म में लिप्त न होकर कर्म करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता। तिलक के प्रेरणा से 1896 से 93 में पुनः महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र में इसे पागलपन की हद करार दिया। फिर भी 27 जुलाई को उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत 18 माह की सजा दी गई। तिलक की प्रेरणा पर आर्य बांधव समिति नामक एक क्रांतिकारी संस्था गठित की गई। महाराष्ट्र में खापड़े तथा मुंजे तिलक के प्रमुख सहयोगी थे। स्वदेशी वस्तु प्राचरणी सभा तिलक के प्रयासों से 1905 ईस्वी में बंबई में स्थापित हुई थी। मित्र मेला व अभिनव भारत समाज महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन का श्रेय सावरकर बंधुओं के नेतृत्व में अभिनव भारत को दिया गया। वीडी सावरकर ने बैरिस्ट्री पास की, किंतु देशभक्ति के कारण उन्हें यह उपाधि नहीं मिल पाई। सरकार ने उन्हें 2 जन्मों के कारावास की सजा दी। संभवतः वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय से देशभक्ति के कारण निष्कासित कर दिया गया था। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना नासिक में की, जो 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में परिणित हो गया। मैजिनी के यंग इटली से प्रेरणा पाकर नवभारत सोसाइटी नामक संगठन का गठन ग्वालियर में हुआ था, जिसका लक्ष्य गणतंत्र था। इसका कथन था कि स्वदेशी राजा अंग्रेजों की कठपुतली मात्र है। तो नवभारत जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना जो ग्वालियर में हुई थी, वहीं अभिनव भारत जो संगठन है, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र तथा मध्य प्रांत में सक्रिय थी। अभिनव भारत ने अपने एक सदस्य पांडुरंग महोदय बापट को पेरिस भेजा ताकि वहां रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीख सके। पीएम बापट ने भारत में बम बनाने का पहला प्रयोग किया। पीएस बापट ने बम मैनुअल नामक पुस्तक की रचना की। अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हारा ने 21 दिसंबर 1909 में नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इसे नासिक षड्यंत्र केस कहा गया। इसमें 27 क्रांतिकारियों को दोषी मानकर दंडित किया गया।
वीडी सावरकर व उनके भाई गणेश सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। वीडी सावरकर को बाद में पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्युलर जेल में काला पानी की सजा के लिए भेजा गया। वीडी सावरकर 28 मई 1883 से 26 फरवरी 1966। वीडी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ। 1899 ईस्वी में मित्रमेला नामक संगठन की स्थापना की। यह संगठन 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गया। इस संस्था की गतिविधियों में बम बनाना, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना इत्यादि कार्यक्रम संचालित थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की तथा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका निकाली। बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्रपाल के सुझाव पर एक एक हजार रुपए की छात्रवृत्तियां शुरू की गई। इन छात्रवृत्तियों के सहारे वीडी सावरकर, लाला हरदयाल तथा मदन लाल ढींगरा लंदन पहुंचने में सफल रहे। तिलक की अनुशंसा पर सावरकर को 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में उन्होंने अनेक लेख लिखे जो बाद में कलकत्ता के युगांतर में छपे। वीडी सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1906 ईस्वी में कानून की पढ़ाई हेतु लंदन गए। 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई गई और 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी मराठी भाषा में, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। छपने की समस्या के कारण हॉलैंड से गुप्त रूप से छपी और इसकी प्रतियां फ्रांस, नीदरलैंड पहुंचाई गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के कारण सावरकर ने इस पुस्तक को भारत में पीक वीक पेपर्स व स्क्रैप पेपर्स के नाम से पहुंचाया। 1909 में वकालत की परीक्षा पास कर ली, किंतु क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहने के कारण सरकार ने प्रमाण पत्र नहीं दिया। लंदन में रहते हुए लाला हरदयाल से संपर्क के बाद इंडिया हाउस से जोड़ गए। 1 जुलाई 1909 ईस्वी में मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। यह भी इंडिया हाउस के सदस्य थे। डब्ल्यू.एस. ब्लंट अंग्रेज ने इस कार्य की प्रशंसा की। इस पर लंदन टाइम्स में सावरकर ने एक लेख लिखा। 1910 ईस्वी में इंडिया हाउस से संबंध रखने के कारण लंदन में गिरफ्तार कर एस मारिया जहाज से भारत लाया जा रहा था, तो ये फरार हो गए, किंतु बाद में दोबारा पकड़े गए। फ्रांस के मोरसेलेस बंदरगाह के पास समुद्र में कूद गए थे। इनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। नासिक षड्यंत्र केस के तहत पहली 24 दिसंबर 1910 को और दूसरी 31 जनवरी 1911 को। 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कहानारे द्वारा मिस्टर जैक्सन की हत्या में इंडिया हाउस द्वारा भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल का उपयोग किया गया। इसको अंडमान की सेल्युलर जेल में रखा गया। 1924 में रत्नागिरी जेल में नजरबंद किया गया। सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में हिंदू की परिभाषा दी है। यह देश हिंदुस्तान है जो हिंदुओं का देश है। अतः हिंदू वह है जो इस देश को अपनी मातृभूमि व पुण्य भूमि मानता हो। जो ऐसा नहीं करता है उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माई लाइफ सावरकर द्वारा कारावास में लिखी गई पुस्तक थी। 1937 ईस्वी में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। 1937 ईस्वी में जेल से मुक्त हुए। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और भारत छोड़ो सेना रखो आंदोलन नाम दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर हवाई अड्डा रखा गया है। इनकी अन्य पुस्तकें हिंदू राष्ट्र दर्शन पुस्तक लिखी थी 1949 में। इनसाइड द एनिमी कैंप, द 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मेजनी चरित्र, वासुदेव बलवंत फड़के। ये भारत के पहले क्रांतिकारी थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 4 नवंबर 1845 ईस्वी में
ये 15 वर्ष की अवस्था में ब्रिटिश सरकार में नौकरी करने लगे। अपनी मां की बीमारी में छुट्टी लेने के लिए पत्र लिखा, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं दी तो नौकरी छोड़ दी। अपने क्षेत्र में रामोसिन नामक सशक्त दल बनाया। वासुदेव ने कहा कि वह अंग्रेजों को भारत से भगाकर भारत में जनता का राज स्थापित करेगा। फड़के के ऐसे भाषणों से जनता में उत्तेजना फैल गई। तब अंग्रेज भयभीत हुए और उन्होंने 1879 में फड़के को गिरफ्तार करके अदन के कैदखाना में भेज दिया। सचिंद्र नाथ सान्याल को भी 2 बार आजीवन कारावास दिया गया था। मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन परस्पर विरोधी दो गुटों द्वारा किया गया। मायलापुर गुट वी कृष्णा स्वामी अय्यर के नेतृत्व में और इग्मोर गुट जिसके प्रमुख थे जी सुब्रमण्यम अय्यर और इसके अन्य सदस्य थे टी प्रकाशम, एम कृष्णराव, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई तूतीकोरन का वकील था, ने 1906 में स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी कोलंबो तक जहाज चलाती थी। टी प्रकाशम एवं कृष्ण राव ने 1904 में कृष्णा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। चिदम्बरम पिल्लई तथा सुब्रमण्यम शिवा की गिरफ्तारी के विरोध में तिरुनेलवेली व तूतीकोरन में कई हिंसक घटनाएं घटी। वंशी अय्यर ने 1911 में तिरुनेलवेली के जिलाधीश आशे की हत्या कर आत्महत्या कर ली थी। मद्रास प्रांत में नीलकंठ ब्रह्मचारी तथा वंशी अय्यर ने गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की। वंचनाथ अय्यर या वंचिनाथन का जन्म रोन कोटई में हुआ था। वंचिनाथन उर्फ शंकर अय्यर की श्री रघुपति अय्यर के पुत्र थे। 17 जून 1911 को वंची जो 25 वर्ष के थे ने तिरुनेलवेली के जिला कलेक्टर रॉबर्ट औसे की हत्या कर दी, जिन्हें कलेक्टर दोराई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली। इस हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड नीलकंठ ब्रह्मचारी थे। पंजाब में क्रांतिकारी घटनाओं का उदय बार बार पड़ने वाले अकालों और भू राजस्व तथा सिंचाई दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। जमींदार बेगार के माध्यम से किसानों का अत्यधिक शोषण कर रहे थे। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह शोषणकारी इन शोषणकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। पंजाब के चिनाब क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से 1901 ईस्वी में चिनाब कॉलोनीज बिल आया। इसके विरोध में सिराजुद्दीन ने एक आंदोलन चलाया। सिराजुद्दीन ने जमींदार नामक अखबार भी निकाला था। इन विरोधों के चलते भारत के प्रांतीय विधान परिषदों के इतिहास में पहली बार यह घटना घटी कि केंद्र सरकार ने अपनी वीटो की शक्ति के द्वारा इस प्रकार के बिल को रद्द कर दिया। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत सूफी अम्बा प्रसाद एवं अजीत सिंह ने की। इन्होंने अंजुमन मोहिबान वतन नामक संस्था की स्थापना लाहौर में की थी। अजीत सिंह ने भारत माता नामक अखबार निकाला। 1904 ईस्वी में भारत माता सोसाइटी की स्थापना जतिन मोहन चटर्जी ने की थी। बाद में इससे लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद तथा सरदार अजीत सिंह भी शामिल हो गए। सूफी अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह देश छोड़कर अफगानिस्तान चले गए। लाला हरदयाल भाई परमानंद अमेरिका में गदर पार्टी आंदोलन में शामिल हो गए। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अब बन गया था। पंजाब के बढ़ते आतंकवाद के दमन के लिए सरकार ने 1907 ईस्वी में राजद्रोहात्मक सभा निरोधक अधिनियम लागू किया। रावलपिंडी में सरकार ने सभाओं पर रोक लगा दी। लाला लाजपत राय मांडले जेल भेज दिए गए। अजीत सिंह फ्रांस चले गए। 1915 ईस्वी में पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें समस्त उत्तर भारत में 21 फरवरी 1915 को क्रांति करने का निर्णय लिया गया। आगा हैदर, सैयद हैदर, भाई परमानंद एवं प्रसिद्ध उर्दू कवि लालचंद्र फलक के नाम से प्रसिद्ध थे, भी पंजाब में क्रांतिकारियों से जुड़ गए थे। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस 1915 ईस्वी। गदर पार्टी के नेता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जबकि ब्रिटिश सरकार को सैनिकों की बहुत आवश्यकता थी, एक संगठित विद्रोह करना चाहते थे। इस निमित्त उन्होंने समस्त भारतीय मूल के हिंदुस्तानियों को भारत लौटने के लिए आहूत किया।
गदर पार्टी के अध्यक्ष सोवन सिंह भाकरा ने भारत आने का निर्णय लिया, जो इस समय जापान में थे। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्न देशों ने अपने सदस्यों को भेजा: काबुल अफगानिस्तान में बरकतुल्ला, चीनी क्रांतिकारियों के पास कपूर सिंह मोही, सन्यात सेन के पास। टोक्यो में जर्मन काउंसलर से मिले सोहन सिंह भाकना, तुर्किश मिलिट्री अकादमी से मिले थे तेजा सिंह, तेजा सिंह स्वतंत्र गए। गदर पार्टी के नेता जलमार्ग से भारत पहुंचना चाहते थे। कामागाटा मारू, एसएस मौर्य, तोसा मारू, नेमसेंग नामक के जहाजों द्वारा गदर नेता भारत आए। 1914 ईस्वी में सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर राज्य सरकारों को यह आदेश दे दिया कि वे भारत में दाखिल होने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं, भले ही वह भारतीय क्यों न हो। कामागाटा मारू के यात्री इस अध्यादेश के पहले शिकार बने। सोहन सिंह भाकना नैमसेक जहाज से आए और उतरते ही गिरफ्तार कर लिए गए और लुधियाना लाया गया। तो समारोह से आने वाले गदर सदस्यों को भी पकड़ लिया गया। अधिकांश गदर आंदोलनकारी सिख मजदूर और सैनिक थे, अतः उन्होंने अपनी लड़ाई पंजाब से प्रारंभ की। विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, हाफिज अब्दुल्ला आदि क्रांतिकारियों ने गदर का अच्छा साथ दिया। बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने मार्च 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। 12 फरवरी 1915 को गदर पार्टी में निर्णय लिया गया कि विद्रोह और क्रांति का दिन 21 फरवरी 1915 ईस्वी में होगा और यह तिथि रास बिहारी बोस ने निश्चित की थी। विद्रोह लाहौर की मियां मीर छावनी, पंजाब की सभी छावनियां इसके अधीन थी और फिरोजपुर छावनी से किया जाएगा। यह अंग्रेजों की 9वीं डिवीजन का केंद्र था और फिरोजपुर की छावनी में गोला बारूद था। करतार सिंह सराभा को फिरोजपुर व पिंगले को मेरठ से दिल्ली जाना था। डॉक्टर मथुरा सिंह को फ्रंटियर क्षेत्र में व भाई परमानंद जी को पेशावर सौंपा गया। निधान सिंह चुंग, गुरुमुख सिंह और हरनाम सिंह को झेलम और रावलपिंडी सौंपे गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार को क्रांति की खबर लग गई। कृपाल सिंह की मुखबिरी के कारण गदर पार्टी के बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 82 गदर नेताओं पर केस चला, जिसे लाहौर षड्यंत्र कहा गया। करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले, परमानंद पिंगले पर 1915 में प्रथम लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। करतार सिंह सराभा तथा विष्णु पिंगले को फांसी की सजा दी गई। भारत सुरक्षा नियम 1915 के अंतर्गत चलाए गए मुकदमों को प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया था। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के पश्चात लाला हरदयाल के विचार बदल गए और उन्होंने कहा कि मैं अब विश्वास करता हूं कि भारत की जनता के सर्वोत्तम हित के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दृढ़ होना आवश्यक है। बंगाल में क्रांतिकारी बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ यहाँ के भद्रलोक समाज में हुआ था। 1902 में बंगाल में मिदनापुर समिति, सरला देवी का अखाड़ा, आत्मोन्नति समिति तथा अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। 1902 में सरला घोषाल द्वारा अपने पिता के घर वालिंगंज में एक अखाड़े की स्थापना की गई। अक्टूबर 1902 सरला देवी ने नौजवानों के शारीरिक प्रशिक्षण के लिए विरासमती उत्सव शुरू किया। अनुशीलन समिति अनुशीलन समिति बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। यह अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी व सशस्त्र संस्था थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक सतीश चंद्र बासु थे। प्रथम अध्यक्ष परमथनाथ मित्र थे। उपाध्यक्ष C.R. दास व अरविंद थे। आरंभ में यह क्लब अखाड़ा था जो युवकों को लाठी का प्रशिक्षण देता था। कोषाध्यक्ष इसके सुरेंद्रनाथ ठाकुर को बनाया गया।
सिस्टर निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य थी। इसका मुख्य उद्देश्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए मार्ग का अनुशीलन, चिंतन मनन करना था। काम की सहूलियत को देखते हुए परमथनाथ मित्र ने ढाका में अनुशीलन समिति का दूसरा मुख्यालय बनाकर पुलिन बिहारी दास को उसका नेता नियुक्त किया। 1907 में बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने इस समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किया। अब इस समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून से। 1902 ईस्वी में बड़ौदा से आए अरविंद घोष के दो प्रतिनिधियों वारिंद्र नाथ घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। वारिंद्र कुमार घोष ने 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के बारे में जानकारी दी थी। इसी उद्देश्य से एक अन्य पुस्तिका वर्तमान युद्ध की नीति के नियम हम मुक्ति कौन पाते, मुक्ति किस मार्ग से मिले प्रकाशित की गई। बंगाल में क्रांतिकारी समाचार पत्र संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा, वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा और युगांतर जो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। बारिसाल सम्मेलन में 1906 का वर्णन युगांतर पत्रिका ने ही किया। मुक्ति कौन पाथे लघु पुस्तिका में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को शस्त्र देने का आग्रह किया गया। युगांतर पत्रिका में बंगाल के युवाओं से भवानी देवी की पूजा के लिए कहा गया। ढाका अनुशीलन समिति स्थापना अक्टूबर 1906 ईस्वी में। संस्थापक पुलिन बिहारी दास थे। इसके सर्वाधिक 500 शाखाएं थी। विपिन बिहारी गांगुली ने आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। बंगाल में अन्य क्रांतिकारी समितियां सुहृदय समिति, साधना समिति मेमन सिंह के द्वारा, स्वदेश बांधव समिति वारिसाल के द्वारा, वर्ती समिति फरीदपुर के द्वारा। यह समितियां स्वदेशी व बहिष्कार का प्रसार, अकाल रात, शारीरिक एवं राष्ट्रीय स्कूल खोलने जैसे कार्य भी करती थी। बंगाल में युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना बारिंद्र घोष के द्वारा की गई। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी इसी समिति के सक्रिय सदस्य थे। 1906 में बारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को मारने का प्रयास किया। हेमचंद्र कानूनगो नामक क्रांतिकारी ने पेरिस में एक रूसी से बम बनाने का प्रशिक्षण लिया। 1908 में भारत आकर कलकत्ता के मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना शुरू किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। गलती से किंग्सफोर्ड के स्थान पर मिस कैनेडी व उसकी पुत्री की हत्या हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी, 18 वर्ष 8 माह की उम्र में। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। मणिकतल्ला पर पुलिस से छापा मारकर अरविंद घोष व बारिंद्र कुमार घोष सहित युगांतर समूह के 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया। इस केस के दौरान सरकारी गवाहों को नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी सत्येंद्र नाथ बोस व कन्हई लाल दत्त के द्वारा। वारिंद्र घोष गुट वारिंद्र घोष गुट के सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा दी गई। वारिंद्र घोष को भी सी आर दास के अथक प्रयासों से अरविंद घोष बरी हुए। इसके बाद चारू चंद्र राय को फ्रांसीसी सरकार की बस्ती का नागरिक होने से रिहा कर दिया गया। इस केस के बाद 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रमुख षड्यंत्र केस। सबसे पहले मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने
मुजफ्फरपुर नगर में 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड इस गाड़ी में नहीं था। उसके स्थान पर कैनेडी की पुत्री तथा पत्नी मारी गई। इन दोनों पर इस जुर्म में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। बाद में प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होने से पहले गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं खुदीराम बोस को 11 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी गई। यह 18 वर्ष की उम्र में सबसे छोटी उम्र में फांसी दी गई थी। हावड़ा षड्यंत्र केस। सत्येंद्रनाथ मुखर्जी बाघा जतिन के द्वारा नरेन गोसाई की जांच के अधिकारी शमसुल आलम की 1910 में हत्या कर दी गई। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी नंदलाल बोस की हत्या कर दी गई। कोलकाता के वकील आशुतोष विश्वास की हत्या जैसे आरोपों के चलते बाघा जतिन सहित 47 क्रांतिकारी पर हावड़ा षड्यंत्र केस चला गया। बाद में बालेश्वर में हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 1915 में बाघा जतिन शहीद हो गए। अलीपुर षड्यंत्र केस। 2 मई 1908 को मणिक तल्ला के क्रांतिकारियों के आवास पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिसमें अरविंद घोष सहित 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध का आरोप लगाकर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। इसमें सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बना, जिसकी हत्या कन्हैयालाल दत्त तथा सत्येंद्र नाथ के द्वारा कर दी गई। चितरंजन दास ने पैरवी कर अरविंद घोष को इस मामले में बरी करवा दिया। बाद में अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर औरविलो आश्रम पुडुचेरी चले गए। वारिंद्र घोष तथा उल्लासकर को फांसी की सजा सुनाई गई, परंतु बाद में इन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया गया। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बाघा जतिन 7 दिसंबर 1879 से 9 सितंबर 1915 ईस्वी। निहत्थे बाघ को मार दिया, तब इनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने इसे बाघ की उपाधि दी थी। हावड़ा षड्यंत्र केस। डिप्टी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या के आरोप में बाघा जतिन पर हावड़ा षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा हुई। जेल से मुक्त होने पर अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने कहा कि देशी विदेशी शोषण से मुक्त कराना और आत्मनिर्णय द्वारा जीवन यापन का अवसर देना हमारी मांग है। बलिया घाट तथा गार्डर रिच। यह ब्रिटिश सरकार के हथियार थे कि डकैती में बाघा जतिन का हाथ था। बाघा जतिन का गुप्त अड्डा काली पोक्स था। 9 सितंबर 1915 को पुलिस अधिकारी राज महंती बाघा जतिन को पकड़ने यहां पहुंचा और मारा गया। इस पर बालासोर का जिला मजिस्ट्रेट किल्वी वहां आया। यहां मुठभेड़ में चितप्रिय क्रांतिकारी शहीद हो गया। बाघा जतीन घायल हो गए और पकड़े गए। यतीश वीरेंद्र मनोरंजन ये भी साथ थे। अगले दिन 10 सितंबर 1915 को बालासोर में जतिन मुखर्जी की मृत्यु हो गई। दिल्ली षड्यंत्र केस। कलकत्ता के स्थान पर भारत की नई राजधानी बनाए जाने पर 23 दिसंबर 1912 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग चांदनी चौक से हाथी पर सवार होकर गुजर रहे थे। इस दिन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग अपने परिवार के साथ जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। चांदनी चौक में हॉर्डिंग पर बम फेंका गया, जिसमें वे घायल हो गए। उनका अंगरक्षक महावीर सिंह मारा गया। हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने बनाई थी। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए। बम बसंत कुमार विश्वास ने फेंका था। योजना को मूर्त रूप मास्टर अमीचंद, मास्टर अवध बिहारी, बाल मुकुंद व बसंत कुमार ने प्रदान किया। इनको गिरफ्तार कर लिया। चारों को फांसी दे दी गई। अवध बिहारी से फांसी के वक्त जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उनका जवाब था अंग्रेज राज्य नष्ट हो। इस पर अंग्रेजों ने कहा कि अब मृत्यु के समय तो शांत हो जाओ। अवध बिहारी लाल ने कहा शांति कैसी, मैं जो चाहता हूँ ये आग और जोर से चारों ओर भड़के, जिससे तुम, हम और हमारी दास्तां जलकर राख हो जाए। इनमें से दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया। 13 व्यक्तियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। दीनानाथ, हनुमत सहाय
और बलराज आदि को देश से निर्वासित कर दिया गया। राजस्थान से जोरावर सिंह जो फरार हो गए, प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान औसिया सम्मिलित हुए, किंतु सबूत के अभाव में इनको छोड़ दिया गया। जोरावर सिंह बारठ ने अमरदास वैरागी अपना नाम रख लिया और बताया जाता है कि जिस दिन गिरफ्तारी का वारंट समाप्त हुआ, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। 20 वर्ष की उम्र में बसंत कुमार विश्वास को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। मास्टर अमीचंद, मास्टर अवध बिहारी, बाल मुकुंद को दिल्ली में फांसी दी गई। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत से बाहर क्रांतिकारी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा अफगानिस्तान में सक्रिय थे। इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रचार करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। इनकी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी भारत से बाहर विदेश की धरती पर स्थापित सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 1905 में ब्रिटेन में हिडमैन ब्रिटेन का समाजवादी नेता था के सुझाव पर की गई। संस्थापक इसके श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जो इसके अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सोहरावर्दी थे। उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना। इसके अन्य सदस्य हैं मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल, अजित सिंह, एस.आर. राणा, वी.डी. सावरकर, मैडम कामा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय आदि थे। भगत सिंह भी इस सोसाइटी से जुड़े हुए थे। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को है। यह संस्था विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीय हितों के प्रचार प्रसार हेतु एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला गया। भारतीय आगंतुकों के निवास हेतु इंडिया हाउस की स्थापना की। बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। 10 मई 1907 ईस्वी को इंडिया होम रूल सोसाइटी की तरफ से 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वार्षिकी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जेठलाल मोतीलाल पारिक थे। जब श्यामजी व उनके सहयोगियों की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार ने ध्यान दिया, तो वे लंदन से पेरिस चले गए। अब इंडिया हाउस का नेतृत्व वी.डी. सावरकर के पास आ गया। इसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखी थी। विलियम कर्जन वायली की हत्या। इंडिया हाउस के सदस्य मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण था कि कर्जन वायली ने उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रताड़ित किया। अतः उनकी संस्था के संस्थापक के अपमान का बदला लेने के लिए हत्या की गई। वायली की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। मदनलाल ढींगरा विदेश में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी, कच्छ जिला, गुजरात में हुआ। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व स्वामी दयानंद सरस्वती से सर्वाधिक प्रभावित थे। 1888 ईस्वी में अजमेर में वकालत के दौरान ही स्वराज के लिए काम करना शुरू कर दिया। श्याम जी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बाद में लॉ की उपाधियां प्राप्त हुई। श्यामजी कृष्ण वर्मा बैरिस्टर करने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मोनियर विलियम्स को उनके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने में सहायता की थी। रतलाम एमपी के राजा के पास दीवान का कार्य किया। जूनागढ़ राज्य में भी दीवान का कार्य किया। एक अंग्रेज अधिकारी से विवाद के बाद नौकरी छोड़कर लंदन चले गए। यहाँ 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडिया हाउस की भी स्थापना की। 1906 में लंदन से पेरिस आ गए। यहाँ फ्रांसीसी सरकार पर दबाव पड़ने पर 1914 में जिनेवा चले गए। यहीं पर 1930 में इनकी मृत्यु हो गई। 22 अगस्त 22 अगस्त 2003 को इनकी अस्थियां जिनेवा से भारत लाई गई, फिर मांडवी ले जाया गया। इनके सम्मान में 2010 में मांडवी में
क्रांति तीर्थ नाम से स्मारक बनाया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विदेश आने योग्य भारतीयों को एक एक हजार रुपए की 6 छात्रवृत्तियों का शुभारंभ किया। मैडम भीकाजी कामा 24 सितंबर 1861 से 13 अगस्त 1936 इनका जीवन काल था। क्रांति प्रसूता कहा गया। भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारी व मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन की उपाधियां इन्हें प्राप्त थी। यह भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे। जब 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से पेरिस आए तो मैडम कामा ने उनका सहयोग किया था। मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक दो क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया था। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। झंडे में हरा, पीला व लाल रंग के पट्टे थे। यह झंडा सरदार सिंह राणा व मैडम भीकाजी कामा ने डिजाइन किया। इसी अधिवेशन में मैडम कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के यहाँ सेक्रेटरी का काम किया। मैडम कामा ने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। पेरिस में एस.आर. राणा ने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां प्रारंभ की। पेरिस में क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा, एस.आर. राणा, एस.पी.टी. आचार्य, के.आर. कोटवाल व श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1906 के बाद पेरिस में 1906 के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। अमेरिका व कनाडा में क्रांतिकारी गतिविधियां सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया स्थापना 1906 में न्यूयॉर्क में स्थापना संस्थापक इसके थे मोहम्मद बरकतुल्ला और सैमुअल लुकास जोशी। उद्देश्य इसका स्थापना का इसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन एवं उसे प्रोत्साहन देना। ज्ञातव्य है कि इस संस्था का पूर्ण नाम पैन आर्यन एसोसिएशन था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना 1907 में कैलिफोर्निया यूएसए में हुई। संस्थापक तारकनाथ दास थे। पार्टी पत्र स्वतंत्र हिंदुस्तान। उद्देश्य क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना था। 1907 में रामनाथपुरी में उर्दू में सैन फ्रांसिस्को से सर्कुलर ए आज़ादी का प्रकाशन किया तथा हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। कनाडा के वैंकूवर शहर से तारक नाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकाला। जीडी कुमार ने वैंकूवर में ही स्वदेशी सेवक गृह नामक संगठन की स्थापना की तथा गुरुमुखी में स्वदेशी सेवक नामक अखबार निकाला, जिसमें भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करने की अपील की गई। कनाडा सरकार ने दोनों को निष्कासित कर दिया, अतः दोनों सिएटल उत्तरी अमेरिका आ गए। दोनों ने मिलकर 1910 ईस्वी में सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी आतंकवाद की सहायता से भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवाना था। इसमें प्रत्येक शनिवार को 20 से 25 भारतीय मजदूरों को भाषण दिया जाता था। धीरे धीरे इसका संपर्क खालसा दीवान सोसाइटी से होने लगा। गदर पार्टी आंदोलन 10 मई 1913 ईस्वी में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट का गठन हुआ। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। इसका गठन अमेरिका व कनाडा के भारतीयों ने किया। गदर पार्टी का जन्म व गदर की शुरुआत 1 नवंबर 1913 ईस्वी को एस्टोरिया कैलिफोर्निया से हुआ। गदर नाम इसके गदर अखबार के नाम पर पड़ा था। पंडित काशीराम, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा, रामचंद्र, हरनाम सिंह जैसे प्रमुख सदस्यों वाली इस संस्था का उद्देश्य प्रभावी प्रभावी भारतीयों के हितों की रक्षा करना तथा उनमें भारत की आजादी के लिए चेतना पैदा करना था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे जो महामंत्री थे। संस्थापक अध्यक्ष इसके सोहन सिंह भाखड़ा थे। उपाध्यक्ष इसके केसर सिंह भाखड़ा थे। संयुक्त सचिव इसके लाला ठाकुर दास धूरी थे और कोषाध्यक्ष इसके पंडित काशीराम मदरोली थे। अन्य सदस्य इसमें करतार सिंह सराभा, संतोष सिंह, सोहन लाल पाठक, भगत सिंह बिलका, मौलवी बरकतुल्ला,
हरनाम सिंह तोड़ीलाल, विष्णु गणेश पिंगले, हरिनाम सिंह, रामचंद्र, पंडित काशीराम, करीम बख्श, बाबा भगवंत सिंह, तेजा सिंह, तारकनाथ दास, परमानंद, जयमल सिंह ढाका। अफगानिस्तान में गदर पार्टी का नेता रास बिहारी बोस, मैडम कामा, बाबा ठाकुर सिंह थे। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के सुझाव के अनुसार युगांतर आश्रम नामक मुख्यालय स्थापित कर गदर नामक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। समाचार पत्र गदर या हिंदुस्तान गदर था। यह 1 नवंबर 1913 को उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में प्रकाशित होना शुरू हुआ। आगे चलकर इसका प्रकाशन अंग्रेजी, मराठी, गुजराती में हुआ। बाद के 2 संस्करण पख्तूनी, पेशावरी और हिंदी भाषा में भी प्रकाशित हुए थे। गदर अखबार पर अंग्रेजी राज का दुश्मन नामक पंक्ति लिखी होती थी तथा प्रत्येक अंक में अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा लेख होता था। गदर अखबार के मुखपत्र पर छपा होता था, आवश्यकता है वीर सिपाहियों की वेतन, मृत्यु, पेंशन, शहादत और युद्ध क्षेत्र भारत। गदर आंदोलन के कार्यकर्ताओं में प्रधानतः पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में भारत से आए थे। गदर ने अपने प्रथम अंक का प्रारंभ इस प्रकार किया कि हमारा नाम क्या है, गदर अथवा विद्रोह हमारा काम है। विद्रोह कहाँ होगा, भारत में। गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना था। इसके लिए ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्य विरोधी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों में ब्रिटिश विरोधी भावना भरना, उनसे हथियार प्राप्त कर क्रांतिकारियों में बांटना और एक एक कर सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में विद्रोह का प्रारंभ करना था। मोहम्मद बरकतुल्ला, रामचंद्र, भगवान सिंह आदि गदर नेताओं ने भारतीयों से भारत जाकर विद्रोह करने को कहा। गदर आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने रास बिहारी बोस को 1915 ईस्वी में भारत में अपना नेता बनाया। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को विद्रोह करने की योजना बनाई। अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो हिंदू कॉन्स्पिरेसी केस 1918 के द्वारा उन सभी गतिविधियों को अमेरिका में समाप्त कर दिया जो भारत को सहयोग देती थी। गदर आंदोलन के ज्यादातर नेता व कार्यकर्ता सिख थे, लेकिन गदर अखबार गदर की गदर अखबार व गदर की गूंज कविता में जिस विचारधारा का प्रचार किया गया उसका चरित्र मूलतः धर्म निरपेक्ष था। गदर आंदोलन लोकतांत्रिक व समतावादी चरित्र वाला था। गदर नेताओं ने स्पष्ट घोषणा की कि उनका उद्देश्य एक आजाद भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना था। लाला हरदयाल अराजकतावादी, श्रमिक संघवादी और कुछ हद तक समाजवादी विचारधारा से पहले ही प्रभावित थे। उन्होंने अपनी समतावादी विचारधारा को गदर आंदोलन से जोड़ा। लाला हरदयाल ने गदर क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उनके भाषणों और लेखों में आयरलैंड, मेक्सिको और रूसी क्रांतिकारियों का खूब जिक्र होता था। जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियां। यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ करने का श्रेय मैडम भिकाजी कामा को है। जर्मनी के विदेशी मंत्रालय के सहयोग से 1915 में बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल ने जिमरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इस कमेटी का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटेन के विरुद्ध संगठित करना तथा अप्रवासी भारतीयों को भारत ले जाकर क्रांतिकारी प्रशिक्षण देना था, हथियारों की आपूर्ति करना व भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपना केंद्र बनाया और वहां से तलवार नामक पत्र का प्रकाशन किया। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस के सहयोग से काबुल में दिसंबर 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक अस्थायी अस्थायी सरकार का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप, प्रधानमंत्री बरकतुल्ला, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जिनमें अब्दुल्ला खां सिंधी जो गृह मंत्री, मौलाना बशीर,
सी पिल्ले, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली थे। इसमें जर्मन प्रतिनिधि फॉन हैटिंग भी था। काबुल के युवराज अमानुल्लाह ने तो थोड़ा समर्थन दिया, किंतु अमीर हबीबुल्लाह ने समर्थन नहीं दिया। राजा ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। लगभग हर देश में अपने राजदूत नियुक्त किए, किंतु मान्यता सिर्फ रूस व जर्मनी ने दी। राजा महेंद्र प्रताप लेनिन से भी मिले थे। रेशमी रुमाल षड्यंत्र, सिल्क पेपर षड्यंत्र। अब्दुल्ला खान सिंधी, अफगानिस्तान में प्रथम निर्वासित ऐसे सरकार में गृह मंत्री, ने एक रेशमी पेपर पर फारसी भाषा में कुछ गुप्त संदेश देकर महमूद हसन को भारत भेजा था, लेकिन महमूद हसन के पकड़े जाने पर यह योजना विफल हो गई। हिजरत आंदोलन शुरुआत भारत से। भारतीय मुस्लिम युवकों ने अफगानिस्तान और तुर्किस्तान पहुंचकर वहां एक खुदाई सेना स्थापित की। सदस्य इसके अब्दुल्ला खान सिंधी थे। ये भी रेशमी रुमाल षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। सिंगापुर विद्रोह फरवरी 1915 में जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल्ला गनी और सूबेदार दाऊद खान के नेतृत्व में सिंगापुर में पंजाबी मुस्लिम नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के निम्न नियम बनाए। राजद्रोह सभा निरोधक अधिनियम 1907, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों को प्रोत्साहन अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 और भारत सुरक्षा नियम 1915 ईस्वी में। सोहन सिंह भाकना 1870 से 1968 ईस्वी। सोहन सिंह भाकना का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ। गदर आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1914 में भारत आए। लाहौर षड्यंत्र केस में फंसाकर 1915 में आजीवन काला पानी की सजा दी गई। अंडमान जेल में रखा गया, फिर कोयम्बटूर और यरवदा जेल में डाल दिया। यरवदा जेल में इस समय महात्मा गांधी भी कैद थे। 1930 ईस्वी में रिहा होने पर शेष जीवन किसान सभा को समर्पित कर दिया। लाला हरदयाल 1884 से 1939। लाला हरदयाल गदर आंदोलन के नेता थे। एमए परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संस्कृत में पास की। बहुत ज्यादा अंक आने पर 200 पाउंड की छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा दी गई। लाहौर में यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके उद्घाटन में प्रोफेसर इकबाल दर्शन शास्त्र भी शामिल हुए। यहाँ इकबाल ने अपनी रचना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुनाई। 1905 में लंदन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। बाद में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए। अमेरिकी बुद्धिजीवी इन्हें हिंदू संत, ऋषि एवं स्वतंत्रता सेनानी कहा करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, थॉट ऑफ एजुकेशन, हिट ऑफ सेल्फ कल्चर, ट्वेल्व रिलीजन एंड मॉडर्न लाइफ यह अंतिम पुस्तक थी। 1938 ईस्वी में इनको भारत लाने की अनुमति मिली, किंतु रास्ते में ही 4 मार्च 1939 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में इनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। पेरिस में वंदे मातरम और तलवार पत्थरों का संपादन किया था। राजा महेंद्र प्रताप 1886 से 1979। इनको आर्यन पेशवा कहा जाता है। हाथरस यूपी के राजा दयाराम ने 1817 में अंग्रेजों से जमकर संघर्ष किया। मुरसान यूपी के राजा ने भी साथ दिया। दोनों राज्यों की मित्रता हुई। हाथरस के राजा हरनारायण सिंह का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने मुरसान के राजा घनश्याम सिंह के तीसरे पुत्र महेंद्र प्रताप को गोद लिया। अतः महेंद्र प्रताप हरनारायण सिंह के दत्तक पुत्र थे। राजा महेंद्र प्रताप ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस पर 1909 में वृंदावन में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय इसके उद्घाटन में शामिल हुए। निर्बल सेवक यह समाचार पत्र देहरादून से निकालते थे, हिंदी व उर्दू भाषा में। इसमें जर्मनी के पक्ष में लेख लिखने के कारण 500 रुपये का दंड दिया गया।
राजा महेंद्र प्रताप ने दिसंबर 1915 में काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप, बरतुल्ला बुफाली एवं मौलाना अब्दुल्लाह ने काबुल, ईरान, इराक, टर्की और अरब देशों में जाकर युद्धबंदियों से संपर्क करके सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में आजादी लाने की योजना बनाई। 1914 से 1946 ईस्वी तक देश से बाहर रहकर अमेरिका, जर्मनी अ, शासक कैसर से मुलाकात, चीन, अफगानिस्तान, टर्की, जापान, रूस में भारत की आजादी का प्रयास किया। रास बिहारी बोस 1886 से लेकर 1945 ईस्वी। रास बिहारी बोस का जन्म बंगाल में हुआ। यह अरविंद घोष के राजनीतिक शिष्य थे। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, निरालंब स्वामी के संपर्क में आने के बाद आर्य सामाजिक क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में आए। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने 23 दिसंबर 1912 की योजना बनाई। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के अगले रोज देहरादून में नागरिकों की एक सभा बुलाई, जिसमें वायसराय पर हुए हमले की निंदा भी की। 1913 ईस्वी में अंग्रेजी में लिबर्टी नामक एक पर्चा छपाकर बंटवाया, जिसमें घोषणा की थी कि इंकलाब आज के समय का तकाजा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाहौर षड्यंत्र 1915 द्वारा क्रांति की योजना बनाई। योजना विफल हो जाने पर 1915 में राजा पी.एन. टैगोर के छद्म नाम से जापान के शहर संघाई पहुंच गए। जापान में न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला। यहीं पर रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया। रासबिहारी बोस ने एक जापानी महिला से शादी की और 1923 में जापान के नागरिक बन गए। 28 मार्च 1942 को टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। जापानी सरकार ने इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान दिया। एशिया एशिया वासियों का है, यह नारा रास बिहारी बोस ने दिया। दिसंबर 1941 में रास बिहारी बोस ने जापान में प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना की। कैप्टन मोहन सिंह को उसका प्रधान नियुक्त किया। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ सौंप दी। रासबिहारी बोस की मृत्यु 21 जनवरी 1945 को 59 वर्ष की आयु में तपेदिक से मृत्यु हुई। शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। पूरे भारत में एंग्लो एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ रहे थे। यह कथन रास बिहारी बोस के हैं। इसके पश्चात अब क्रांतिकारी आतंकवाद का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा। अब क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का अचानक समाप्त करने पर युवा वर्ग अत्यधिक निराश हुआ और पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गया। अहिंसक आंदोलन की विचारधारा से उनका विश्वास उठ गया तथा और किसी विकल्प की तलाश होने लगी। स्वराज्यों के संसदीय संघर्ष व नो चेंजर्स के रचनात्मक कार्य भी इन युवकों को आकृष्ट नहीं कर पाए। इनमें से अधिकांश ने मान लिया कि सिर्फ हिंसात्मक तरीकों से ही आजादी हासिल की जा सकती है। रूसी क्रांति भी भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित कर रही थी। काशी से प्रकाशित समाचार पत्र सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन क्रांतिकारियों की बाइबल नामक पुस्तक लिखी, जो क्रांतिकारियों के लिए आदर्श बनी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (एचआरए) लाला हरदयाल की प्रेरणा से स्थापित हुई। अक्टूबर 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नामक संगठन की स्थापना की, जिसके अन्य सदस्य रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा थे। भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्बे की रचना की। क्रांतिकारियों की विचारधारा से जनता को अवगत करवाना। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना
और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना अ, करना था। इस संगठन ने 1925 में रिवोल्यूशनरी अंग्रेजी में नामक एक पर्चा निकाला। इसमें कहा गया कि ऐसे छद्मवेशी महात्मा के बहकावे में न आवे, जिसमें रूस की भांति भारत में भी सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया है। इसके लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए काकोरी एक्शन हुआ। काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। सरकारी खजाना लूटने का सुझाव रामप्रसाद बिस्मिल का था। उत्तरी रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी लखनऊ नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को एट डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर 10 व्यक्तियों ने सरकारी खजाना लूट लिया। इस एक्शन में 40 लोगों की गिरफ्तारी कर उन पर मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों ने जगत नारायण मुल्ला को अपना वकील बनाया, लेकिन उनका रवैया पसंद नहीं आया। तब क्रांतिकारियों ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति काकोरी एक्शन के अभिव्यक्तियों को बचाने के लिए बनाई गई। बाद में जगत नारायण मुल्ला पलटी मारते हुए सरकारी वकील बन गया और क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा लड़ा। 29 में से 4 को फांसी दी गई। दिसंबर 1927 में राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। पहला भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान जो फांसी पर जिसे फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल का अंतिम वाक्य है कि मैं अंग्रेजी साम्राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। वहीं अजय घोष व चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। काकोरी एक्शन में सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। अब फांसी से पूर्व दूध लेने से मना करने पर रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा था कि मैं मरने नहीं जा रहा हूं, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने हेतु पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। काकोरी एक्शन क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ा झटका था, किंतु फिर से युवा संघर्ष के लिए तैयार हुए। उत्तर प्रदेश में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर तथा पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण बोरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को संगठित करना शुरू किया। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में हुआ। प्रारंभ में ये रामप्रसाद बिस्मिल नाम से कविता और शायरी लिखा करते थे। आर्य समाज से भी जुड़े थे। मेरा जन्म शीर्षक में एक कविता लिखी, जो कि स्वामी सोमदेव को समर्पित की। इसके बाद कुछ साथियों की मदद से उन्होंने अमेरिका का स्वतंत्रता का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित होते ही प्रतिबंधित कर दिया था। काकोरी एक्शन में आरोपी से अपराधी घोषित कर दिए गए। काकोरी एक्शन में रामप्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहेड़ी और रोशन सिंह के साथ मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है हर वक्त बिस्मिल के जुबान पर रहता था। लेकिन इस गीत के रचयिता रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे, बल्कि इसकी रचना बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी, जिनका असली नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन उर्फ शाह जब्बो था। हिकायत ए हस्ती उनका काव्य संग्रह है। मशहूर गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह इसी काव्य संग्रह का हिस्सा है। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो वे पूर्ण नहीं कर पाए। आगे चलकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1928 में बिस्मिल की आत्मकथा को काकोरी के शहीद नाम से प्रकाशित करवाया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA काकोरी एक्शन का मुकदमा उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के लिए बड़ा आघात था, लेकिन शीघ्र ही चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। चंद्रशेखर आजाद को इस संगठन के सेना विभाग का प्रधान सेनापति बनाया गया। संगठन के मुख्यालय झांसी में स्थापित किया गया। कुछ समय बाद इसका मुख्यालय आगरा कर दिया गया। इसके तीन भाग हैं: संगठन, प्रचार और सामरिक संगठन। संगठन विजय कुमार सिन्हा जिसके प्रमुख थे। प्रचार का कार्य भगत सिंह को और सामरिक संगठन का कार्य चंद्रशेखर आजाद को सौंपा गया। चंद्रशेखर आजाद को संगठन के सेना विभाग का प्रधान सेनापति बनाया गया। 1928 में प्रथम बार नारा दिया, क्रांति अमर रहे। उद्देश्य सामूहिक क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था। इसके सक्रिय सदस्य थे भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह और सुखदेव। एचएसआरए की प्रमुख गतिविधियां: एएसपी जॉन सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में। यह एचएसआरए की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। शेर ए पंजाब लाला हरदयाल की साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट के आदेश पर लाठियों से प्रहार में मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। क्रांतिकारी स्कॉट को मारना चाहते थे, गलती से सैंडर्स मारा गया। इस वारदात में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु व सुखदेव शामिल थे। भगत सिंह पुलिस से बचने के लिए वेश बदलकर लाहौर आ गए। दिसंबर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। इसी समय स्टालिन ने शौकत ओस्मानी को कहा कि वह भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा को मास्को आने के लिए राजी करे, किंतु मेरठ षड्यंत्र केस में ओस्मानी की गिरफ्तारी के कारण भगत सिंह से उनकी भेंट नहीं हो सकी। असेंबली बम कांड 1929 ईस्वी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका। दोनों बिल मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले थे। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि सत्ता के बहरे कानों में विरोध की आवाज पहुंचाना था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था। बम के साथ जो पर्चे फेंके गए उन पर लिखा था, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। फ्रांसीसी अराजकतावादी सहाय वेला के कथन को दोहराया गया। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के सबसे मशहूर नारों में से एक इंकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में हजरत मोहानी ने दिया था। लाहौर षड्यंत्र केस। 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिवस मनाया। मंडल विधानसभा बम कांड एवं जेपी सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभिव्यक्तियों अभियुक्तों और एचएसआरए के अन्य सदस्यों सहित कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर देशद्रोह के साथ साथ हत्या का भी मुकदमा चलाया गया, जो लाहौर षड्यंत्र केस, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इस कारण इन नौजवानों ने भूख हड़ताल कर दी। इन्हीं भूख हड़ताल में जतिन दास भी थे, जो 64 दिन 13 जुलाई से 13 सितंबर की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। 13 सितंबर 1929 ईस्वी को। यतीन्द्र नाथ बोस के मृत शरीर को जब लाहौर से बंगाल लाया गया तो कलकत्ता कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर 6 लाख लोग इनके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हुए। मुकदमे के दौरान भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद व सर्वहारा जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस कारण एचएसआरए के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए, चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर।
रामप्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है नामक गजल गाई। यह गजल बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। यह प्रथम सभा पत्रिका में 1922 में छपी। मेरा रंग दे बसंती चोला नामक गीत 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा। यह गीत भगत सिंह का अंतिम अंतिम गान शीर्षक से 1931 में साप्ताहिक अभ्युदय के अंक में प्रकाशित हुआ था। 7 नंबर के अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जो है यह जी.सी. हिल्टन था। भगत सिंह और उनके साथियों को जब लाहौर षड्यंत्र केस के तहत तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा 1 मई 1930 को कोल्ड स्ट्रीम की अध्यक्षता में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल की स्थापना की, जिसमें जी से हिल्टन तथा जस्टिस आगा हैदर अन्य सदस्य थे। जस्टिस आगा हैदर ने ट्रिब्यून के अध्यक्ष के व्यवहार से परेशान होकर त्यागपत्र दे दिया। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। मृत शरीरों को चोरी से चोरी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला नामक स्थान पर जलाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से इतना अधिक रोमांच नहीं जुड़ा इतना कि भगत सिंह के साथ जुड़ा है। जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह की शहादत पर 24 मार्च 1931 को वक्तव्य जारी किया, जो द बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। मैं इन मैं इन दिनों बिल्कुल खामोश रहा। मैं सोचता था कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जिससे इन लोगों की सजा को कम करने के बारे में आखिरी आखिरी फैसला करते वक्त कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए। मैं खामोश जरूर था, लेकिन मेरा खून खोल रहा था और अब सब कुछ खत्म हो गया। हमसे कोई भी उसे बचा नहीं पाया। हम उसे बेहद प्यार करते हैं। उसकी गजब की बहादुरी और कुर्बानी हिंदुस्तान के नौजवानों का हौसला बढ़ाती थी। हिंदुस्तान आज फांसी के तख्ते से अपनी प्यारी संतानों को नहीं छुड़ा सका। हर जगह हड़ताल होगी और मातम मनाया जाएगा। हो सकता है कि हम भूल जाए, लेकिन जब भी इंग्लैंड की सरकार हमारे साथ कोई बात करेगी और कोई समझौता करना चाहेगी, तो हमेशा हम दोनों के बीच भगत सिंह की लाश सामने होगी। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने के 2 दिन बाद विरोधी दल के नेता सर अब्दुल रहीम और इंडिपेंडेंट पार्टी के उपप्रमुख सर कावसी जहांगीर इन फांसियों के विरुद्ध आपत्ति प्रकट करने के लिए केंद्रीय असेंबली से बाहर आ गए। भगत सिंह और अन्य को फांसी देने से पूर्व ही 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद, यशपाल तथा सुखदेव राज से मंत्रणा कर रहे थे। तभी किसी की गुप्त सूचना पर पुलिस वहां आ पहुंची। आजाद ने मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली। एसएसबी नोट बाबर के नेतृत्व में पुलिस सीआईडी थी। भगत सिंह की मुखबरी करने वाले बैंकुट शुक्ल की हत्या फणींद्र घोष ने की। आजाद की मृत्यु के बाद एचएसआरए के नेता यशपाल चुने गए, किंतु इनको 1932 में इलाहाबाद में गिरफ्तार कर 14 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 2 मार्च 1938 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत इन्हें जेल से मुक्त करवा दिए। तदुपरांत यशपाल जी ने जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य की सेवा की। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास तथा यशपाल ने की। इस सभा का संस्थापक महामंत्री भगत सिंह को बनाया। प्रचार सचिव भगवती चरण बोहरा को बनाया गया। इसका काम था युवकों, किसानों और मजदूरों के बीच खुलकर राजनीतिक कार्य करना, उन्हें संगठित करना। गांव में इनकी शाखाएं खोली जानी थी। इस संगठन के तत्वाधान में भगत सिंह और सुखदेव ने छात्रों के बीच खुले तौर पर काम करने के लिए लाहौर छात्र संघ का गठन किया था।
नौजवान भारत सभा के 6 नियमों को भगत सिंह ने तैयार किया। लाहौर घोषणा अप्रैल 1928 में तैयार। नौजवान भारत सभा के उद्देश्य है किसी भी संगठन किसी भी संस्थान, संगठन या पार्टी से किसी तरह का संपर्क न रखना जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानते हुए जनता के बीच एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना पैदा करना। यहाँ इस तथ्य को भी उल्लेखित करना पारस्परिक होगा कि भगत सिंह 1923 में 16 वर्ष की आयु में कानपुर चले गए, जहाँ उनका परिचय प्रताप कानपुर के संपादक और संयुक्त प्रांत के कांग्रेस नेता गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ। बाढ़ राहत गतिविधियों में मदद करके या एक राष्ट्रीय स्कूल में प्रधानाध्यापक के कर्तव्यों का पालन करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ भगत सिंह ने बलवंत उपनाम से प्रताप के लिए लेख भी लिखे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी (IRA) रिवोल्ट ग्रुप चटगांव आर्मरी रेड। सूर्य सेन ने 1930 ईस्वी में चटगांव में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित संघर्ष का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था। इस संगठन में चटगांव, बारिसाल तथा मेमन सिंह के शस्त्रागारों को लूटने की योजना बनाई गई, जिससे क्रांतिकारियों के लिए हथियार उपलब्ध हो सके। चटगांव आर्मरी रेड के प्रमुख सदस्य अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, कीर्तिलता वाडेकर, अंबिका चक्रवर्ती, आनंद गुप्त, टेगड़ा बाउल, लोकनाथ बाउल, फकीर अहमद, मीर अहमद, तनु मियां और सत्तर इत्यादि। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव, वारिसाल व मेमन सिंह के शस्त्रागारों पर हमला बोल दिया। IRA को चटगांव के 2 शस्त्रागारों पर कब्जा करना था। पुलिस शस्त्रागार इस पर गणेश घोष के नेतृत्व में 6 क्रांतिकारियों ने कब्जा किया। इनके नारे थे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और गांधी जी का राज कायम हो गया। सैनिक शस्त्रागार लोकनाथ बाउल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने हथियारों पर कब्जा किया, परंतु गोला बारूद का पता नहीं लगा पाए। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने सूर्यसेन के नेतृत्व में कामचलो सरकार गठित की, तिरंगा झंडा फहराया। इस सरकार के राष्ट्रपति सूर्यसेन बने। इस घटना को पूरा करने में 65 क्रांतिकारी शामिल थे। दिसंबर 1930 ईस्वी में 3 जवानों ने विनय बोस पर 10,000 का इनाम था। बादल 18 साल के थे तथा दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया। पुलिस अधीक्षक NS सिम्पसन की हत्या, बंगाल की जेलों का जो प्रमुख था, की हत्या कर दी। चटगांव में सेना आने पर क्रांतिकारी जलालाबाद की पहाड़ियों में चले गए, जहां क्रांतिकारियों व सेना में संघर्ष के 80 सेना के सैनिक तथा 12 युवक क्रांतिकारी मारे गए। टेगरा पर लड़ते हुए मारे गए तथा ताड़केश्वर दत्तीपार को फांसी दे दी गई। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया। कल्पना दत्त को भी इनके साथ गिरफ्तार किया गया व उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। 12 जनवरी 1934 ईस्वी को मेदिनीपुर जेल में सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी आतंकवाद के दूसरे चरण की सबसे बड़ी विशेषता बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका थी। कीर्तिलता वाडेकर ने पहाड़तली चटगांव में रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा। इसमें गोली लगने से घायल हो गई। पुलिस से घिरने पर पोटेशियम साइनाइड खाकर शहीद हो गई 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। जब हमारे भाई राष्ट्र की मुक्ति के लिए संघर्ष में भाग ले रहे हो, तो हम बहनें क्यों नहीं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती है। कीर्तिलता वाडेकर का कथन है। कीर्तिलता वाडेकर को बंगाल में प्रथम महिला क्रांतिकारी कहा जाता है। कीर्तिलता ने कोलकाता के बेथुन स्कूल से दर्शन शास्त्र में स्नातक किया, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने डिग्री पर रोक लगा दी। कीर्तिलता ने निर्मल सेन से युद्ध का प्रशिक्षण लिया था। सूर्यसेन के सहयोगी रामकृष्ण विश्वास से कलकत्ता के अलीपुर जेल में कई बार मिली थी। शांति घोष 8वीं की छात्रा व सुनीति चौधरी कोमिला बालिका विद्यालय की छात्राएं थी। दिसंबर 1931 में एक अंग्रेज
जिलाधिकारी बीजी स्टीवेंस की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों की कम आयु में 16 वर्ष से कम आयु होने के कारण 28 फरवरी 1932 को इनको आजीवन कालापानी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति के बाद यह पहली घटना थी जब किसी महिला ने राजनीतिक हत्या की हो। सुनीति चौधरी दीपाली संघ की सदस्य थी। बीना दास 6 जनवरी 1932 को दीक्षांत समारोह में गवर्नर स्टैनली जैक्सन ने जो ही भाषण देने लगा, बीना दास अपनी सीट से उठी और तेजी से गवर्नर के सामने जाकर रिवॉल्वर से गोली चला दी। उन्हें आता देख गवर्नर थोड़ा सा हिला, जिससे गवर्नर बच गया। बीना दास को वहीं पकड़ लिया गया और मुकदमा चलाकर एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर बीना दास को 9 वर्ष की कड़ी सजा दे दी गई। वीना दास सेंट जॉन डोसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा थी। क्रांतिकारी संगठन छात्री संघ की कार्यकर्ता भी थी। इनको 1939 में जेल से रिहा किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1946 से 1951 तक बंगाल विधानसभा की सदस्य रही। श्रृंखल झंकार और पितृधन दोनों बंगाली में वीना दास की आत्मकथाएं हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लोयलपुर के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर था। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में की। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 से जुड़े थे। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की हत्या की। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में सभागार में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। बम फेंकने के बाद दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इंकलाब जिंदाबाद नारे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में इनको सजा दी गई। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी। इसमें धर्म व धर्म दर्शन की खूब आलोचना की। जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई तो मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को वायसराय इरविन के सामने फांसी की सजा माफ करने की अपील की। 17 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भी वायसराय से बात की। 18 फरवरी 1931 को आम जनता ने भी वायसराय के सामने सजा माफी के लिए अपील दायर की थी। भगत सिंह ने द्वारकादास पुस्तकालय लाहौर में समाजवाद, सोवियत संघ और क्रांतिकारी आंदोलन, विशेषकर रूस, आयरलैंड और इटली से संबंध तमाम किताबों का गहराई से अध्ययन किया। भगत सिंह सभी क्रांतिकारियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। सुखदेव व अन्य लोगों की मदद से लाहौर में कई अध्ययन केंद्र स्थापित किए। भगत सिंह तथा सुखदेव ने मिलकर लाहौर छात्र संघ का गठन किया ताकि छात्रों को संवैधानिक कार्यप्रणाली में शिक्षित किया जा सके। भगत सिंह ने लाहौर अदालत में कहा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। व्यक्तिगत बहादुरी की कार्यवाहियों और आतंकवाद के भगत सिंह का विश्वास गिरफ्तार 1929 में पहले ही उठ चुका था। वह मार्क्सवादी हो चले थे। इस बात में वह विश्वास करने लगे कि व्यापक जन आंदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है। भगत सिंह व उनके साथियों के अनुसार क्रांति का अर्थ हिंसा या लड़ाकूपन ही नहीं था। इसका पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय मुक्ति यानी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना। द फिलोसॉफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा की पुस्तक में क्रांति को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता के रूप में परिभाषित किया गया है। असेंबली बम कांड में भगत सिंह ने अदालत में कहा कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष जरूरी नहीं है। व्यक्ति बेर के लिए ही भी इसमें कोई जगह नहीं है। हम यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भगत सिंह ने जेल में लिखे एक खत में लिखा कि किसानों को सिर्फ विदेशी शासकों से ही मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जमींदारों और पूंजीपतियों के चुंगल से भी आजाद होना है। 3 मार्च 1931 को अपने अंतिम संदेश में कहा कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इनका कोई खास महत्व नहीं था कि शोषक अंग्रेज पूंजीपति है या अंग्रेज और भारतीयों का गठबंधन या पूरी तरह भारतीय है।
भगत सिंह ने समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया था, जिसका अर्थ था पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूरा खात्मा। मार्क्सवाद और समाज के बारे में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में उनका पूरा विश्वास था। भगत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। उनका कहना था कि सांप्रदायिकता उतनी ही खतरनाक है जितना उपनिवेशवाद। 1924 ईस्वी में जब लाला लाजपत राय ने सांप्रदायिक राजनीति का रास्ता अपनाया, तो भगत सिंह ने रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता द लास्ट लीडर को एक पर्चे के रूप में छापा, जिसमें ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ की अ, उसे स्वतंत्रता का विरोधी हो जाने के कारण आलोचना की थी। इस पर्चे में लाला लाजपत राय की कोई आलोचना नहीं है, सिर्फ चित्र छपा है। इसके प्रत्युत्तर में लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को रूसी एजेंट कहते हुए शिकायत की। भगत सिंह मुझे लेनिन बनाना चाहते हैं। भगत सिंह ने धर्म व धर्म दर्शन की आलोचना करते हुए नास्तिकता का समर्थन किया और कहा कि प्रगति के लिए संघर्षरत प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही पड़ेगी और रूढ़िवादिता को चुनौती देनी ही पड़ेगी। गांधी जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना रोमांच नहीं जुड़ा था जितना भगत सिंह के साथ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है। गांव एवं कारखाने की वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं, भगत सिंह ने कहा। इसके पश्चात एक और अन्य क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा 1903 से 1930। भगवती चरण बोहरा का जन्म 1903 में आगरा में हुआ था। पत्नी का नाम दुर्गा। क्रांतिकारी कार्यों में सहयोग किया था। जो क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थी। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भगवती चरण बोहरा HSRA के सदस्य रहे। नवजीवन भारत सभा के प्रचार सचिव रहे। ये काकोरी एक्शन, लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स हत्याकांड में सम्मिलित थे, किंतु कभी भी पकड़े नहीं गए। भगवती चरण बोहरा पर CID होने का आरोप जयचंद्र विद्यालंकार नेशनल कॉलेज के अध्यापक ने लगाया था। वायसराय इरविन को चलती ट्रेन से बम से उड़ाने का प्रयास किया, किंतु विफल रहे। इस कार्रवाई के बाद महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में बम की पूजा शीर्षक लेख लिखकर क्रांतिकारियों की आलोचना की थी। लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स हत्याकांड की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारियों ने बम फेंककर अभिव्यक्तियों की रिहाई के योजना बनाई। इसी उद्देश्य के प्रशिक्षण के दौरान बम फटने से 28 मई 1930 को रावी नदी के किनारे भगवती चरण बोहरा की शहादत हो गई। अन्य एक और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। 23 जुलाई 1906 से फरवरी 1931। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदरगांव के रहने वाले थे। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। इनका बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बीता था। यह प्रारंभ में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ नामक क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर इनको गिरफ्तार कर बेंतों से पीटा गया। जब जज ने पूछा कि नाम क्या है, तो कहा कि मेरा नाम आजाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और पता कारावास है। इस घटना के बाद आजाद कहलाए। झांसी के पास ओरछा के जंगलों में आजाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण व अध्यापन का कार्य करवाते थे। काकोरी कांड में शामिल 1925 ईस्वी में। सैंडर्स हत्याकांड में भी शामिल 27 दिसंबर 1928 में। 1931 में अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद ने रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का ब्रिटिश सरकार के कभी हाथ न आने का संकल्प लिया और 27 फरवरी 1931 को आजाद पार्क में स्वयं को गोली मारकर प्राणों की आहुति दे दी। रामप्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। क्रांतिकारियों पर चलाए गए प्रसिद्ध मुकदमे। मुकदमा नासिक षड्यंत्र केस। नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन सावरकर बंधु की हत्या के बाद 1909 में चलाया गया था। क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण कान्हारे। अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस मणिकतला बम कारखाना पर छापा मारने के बाद चलाया था 1908 में, जिसमें घोष बंधु अरविंद घोष और
बारिंदर घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। दिल्ली षड्यंत्र केस दिल्ली षड्यंत्र केस जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस मुकदमा चला था, जिसमें प्रमुख क्रांतिकारी थे अवध बिहारी और अमित चंद। इसके अलावा लाल मुकुंद और बसंत कुमार। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर। साम्यवादियों पर मुकदमे पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 पर साम्यवादी नेता। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय डांगे और गुलाम अहमद। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में 31 साम्यवादी नेता एवं 3 ब्रिटिश नागरिक। मेरठ षड्यंत्र केस में लेस्टर हचिसन, बेन ब्रैडले तथा फिलिप स्प्रेट सम्मिलित थे। तो यह थे प्रमुख क्रांतिकारी। क्रांति का दूसरा चरण उग्रवादी चरण, जिसके बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा था। अ, अब तक इस 17वें चैप्टर में हमने कांग्रेस की स्थापना से पहले के राजनीतिक संगठन, कांग्रेस की स्थापना से बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें 1905 तक का उदारवादी चरण, 1905 से लेकर और 1919 तक के जो उग्रवादी चरण और इसके साथ ही प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में और आंदोलन से जुड़ी अनेक घटनाओं के बारे में हमने जिक्र किया। अब थोड़ा-सा पार्ट इस चैप्टर का और बचा है, जिसमें हम पढ़ेंगे गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी के आगमन के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1919 से लेकर 1947 तक गांधी जी के नेतृत्व में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास और बचेगी, फिर इसके साथ ही ये 17वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।